Hello everyone, I hope everybody is good. Welcome to the channel RX Medical Academy. This is Dr. Pratibha Bhatt, Assistant Professor and Consultant in Kaya Chikitsa. So today in this lecture video, I'm going to teach you Jwara Chikitsa Adhyaya, that is chapter 3rd of Charak Chikitsa Sthanam, but mainly focusing on the treatment portion of the Jwara only. But before starting, I want to say something. Many of my students ask me कि मैम संहिता जो बुक से क्यों पढ़नी है, आप नोट्स फ्री बनवा देते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू से कि नोट्स से सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, संहिता नहीं पढ़ी जाती है. संहिता के नोट्स नहीं होते, दैट इज अ रेफरेंस बुक. ठीक है, आई डोंट नो हियर एंड देयर यूट्यूब में इधर उधर प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं एंड छोटे छोटे चीज़ों को जो है टुकड़ों में डिवाइड करके नोट्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स का क्रेज बढ़ रहा है. बट ऐसा नहीं है कि हम संहिता को पढ़ेंगे तो जो है उसके नोट्स नहीं होंगे. हमें संहिता से ही पढ़नी है, यही उसका तरीका है. संहिता इज़ इनकम्प्लीट अगर वो कहीं संहिता के अलावा कहीं और से पढ़ी जाए, तो इसलिए हम संहिता को संहिता से ही पढ़ेंगे. बट हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको नोट डाउन करेंगे, वहीं साइड में जो है पेन या पेंसिल से उसे मार्क करके राइट डाउन करेंगे. अब क्वेश्चन ये है दूसरा कि मैम इतना सारा पढ़ना है तो फिर हमारा टाइम ये कोर्स कैसे कंप्लीट होगा. तो बच्चों, बात ये है कि अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो 1 मिनट में या मान लीजिए 10 मिनट में 2 पेज पढ़ रहे हैं, 3 पेज पढ़ रहे हैं. बट अगर आप चरक या सुश्रुत या अष्टांग संहिता को, किसी भी संहिता को, सब स्पेशली बृहत्त्रयी को अगर आप जो है संहिता से पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट में 10 से 20 पेज पढ़ रहे हैं. तो इमेजिन, जहाँ आपने सिर्फ 2 पेज पढ़े नोट्स में, वहाँ आपने संहिता में 10 से 20 पेज पढ़ लिए. तो फिर वो इतनी मोटी कैसे हो गई? वो बस आपको दिख रही है मोटी, बट आपने इतना मोटा सेक्शन 10 मिनट में पढ़ लिया है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड अप्रोच. और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम संहिता को संहिता से पढ़ते हैं तो आसपास के ऊपर नीचे चीज़ों पे नज़र पड़ती है, हमारे दिमाग के जो नेटवर्क्स हैं वो खुलते हैं, हमारी एनालिसिस की जो पावर है ब्रेन की वो बढ़ती है, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें बार बार पढ़ने के बाद ये तक याद हो जाता है कि इस पेज से आया है, इस पेज से आया है, ऊपर से आया है, नीचे से आया है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, कौन सी साइड है, और हमने कौन सा हाईलाइटर से मार्क किया है, ये भी हमें याद रहता है. तो इसीलिए बुक से भागना नहीं है, बुक से पढ़ना है. जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे या फिर लघुत्रय पढ़ेंगे तो हम नोट से पढ़ेंगे ऑब्वियसली, बट जब हम जहाँ पे भी बृहत्त्रय की बात आएगी तो हमारा जो पढ़ाई है वो संहिता से भी होगी. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है ज्वर चिकित्सा, दैट इज चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 3. तो स्टार्ट करते हैं. तो ज्वर चिकित्सा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ज्वर के बारे में जान लेते हैं कि ज्वर क्या है, और जो भी टाइप्स बताए हैं उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. बिकॉज ज्वर चिकित्सा जो चरक संहिता में दी गई है वो काफ़ी बड़ी है, तो उसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिक समझ में आ जाए तो वो बहुत ईजी हो जाती है समझ. तो अब हम बेसिक्स पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वर कैसे कैसे उसके टाइम के हिसाब से, काल के हिसाब से किस तरीके से डिवाइड किया गया है. तरुण ज्वर, तरुण ज्वर मतलब होता है नया. ठीक है, नया मतलब नवीन, नव ज्वर. ठीक, यानी स्टार्टिंग से जिस दिन ज्वर हुआ उस दिन से लेकर 7 डेज तक हमें तरुण ज्वर कहा जाता है. क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, जो दोष होते हैं वो आम की अवस्था में होते हैं. ठीक है, कच्चे होते हैं, पके हुए नहीं होते हैं. तो ये कंडीशन हमारी नवज्वर है. फिर उसके बाद हमारी निराम अवस्था हो जाती है 8वें दिन से. दोष क्या हो जाते हैं? निराम. तो इसके बाद 8वें दिन से जो भी ज्वर है वो निराम ज्वर है. फिर मध्यम ज्वर 8 से 12 दिन कहा जाएगा. तभी भी ज्वर ठीक नहीं हुआ, 12 दिन से ज़्यादा हो गए तो पुराण ज्वर कहा जाएगा. और तभी भी ठीक नहीं हुआ, 21 दिन से ज़्यादा हो गए तो जीर्ण ज्वर कहा जाएगा. तो ये एक्यूट लेवल है तरुण ज्वर, और जीर्ण ज्वर जो क्रॉनिक लेवल हो गया. तो क्रॉनिसिटी इस तरीके से ज्वर की बढ़ रही है. तो जैसे जैसे ज्वर क्रॉनिक होता जाएगा तो हमारी बॉडी में सारी धातु इन्वॉल्व होती जाएंगी, मर्म संधि प्रदेश, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, डीप सीटेड होते चले जाएंगे दोष, और कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते चली जाएंगी, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते चले जाएंगे. तो जीर्ण ज्वर में हमें हेपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. बॉडी इमैशिएट हो जाती है पुराने ज्वर से ही. क्यों? क्योंकि इतने टाइम से ज्वर बना हुआ है, मार्ग अवरोध पहले से ही था, स्वेद वह स्रोतस जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, उनमें अवरोध है, और ऊपर सब धातु क्षय भी होने लगा. इतने टाइम से बॉडी ज्वर को फेस कर रही है, इमैशिएट होने लगी, तो वात बढ़ने लगा. वात बढ़ेगा तो क्या होगा? क्षीण हो जाएगा व्यक्ति. ठीक है, और सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होने लगेंगे तो व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा. तो ये विषम ज्वर की बात करते हैं. विषम ज्वर में क्या क्या आते हैं? संतत, सतत, अनिर्दिष्ट, तृतीयक और चतुर्थक. तो संतत के लिए क्या कहा है? कॉन्टिन्यूअस फीवर कहा है. ठीक है, जो निरंतर बना रहता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया,
या फिर टॉन्सिलाइटिस हो गया, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो गया, इवन HIV का फीवर, वो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है। अपेंडिसाइटिस का फीवर, ठीक है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। लिवर एब्सेस अगर हो जाए या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए, तो ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फीवर में आएंगे। देखिए आयुर्वेद में एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं होता है डिजीजेस का, जैसे कि उदावट है, उदावट में एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है। आप उसे कॉन्स्टिपेशन या फिर ऑब्स्टिपेशन एक लेवल तक ही कह सकते हैं। अगर उदावट अपने कॉम्प्लिकेटेड या फिर सिवियर फॉर्म में आ जाए तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं रह जाता मात्र, ठीक है। तो एग्जैक्ट कोरिलेशन पॉसिबल नहीं होता आयुर्वेद में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकें, इसलिए हम यहाँ पर कोरिलेशन बता रहे हैं। सतत ज्वर, सतत ज्वर क्या है, 24 घंटे में 2 बार आता है, ठीक है, यानी 2 पीक बनती है। कैमल हम फीवर भी कहते हैं इसको, क्योंकि ज्वर की ऊँट की तरह 2 हम्प बनते हैं, यानी दिन में 2 बार आता है, ठीक है। जैसे कि इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, डेंगू, ठीक है, डेंगू इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सतत ज्वर का। और कभी कभी काला आजार भी ऐसा ज्वर देखने को मिल सकता है जो दिन में 2 बार आ रहा है, बाकी टाइम ठीक है। अन्येक्षुष क्या होता है, जो पूरे दिन में 24 घंटे में 1 बार आ रहा है, जिसे हम कोटिडियन फीवर भी कहते हैं। कोटिडियन फीवर क्या होगा, मलेरिया में अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से हो जाए मलेरिया, तो उसमें इस टाइप का फीवर आता है पूरे दिन में 1 बार, ठीक है। कभी कभी फिलेरिया में भी इस तरीके का फीवर होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक कैसा होता है, जो पहले दिन आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, यानी ऑल्टरनेट डे पे जो आ रहा है, तीसरे दिन आ रहा है, इसे टर्शियन फीवर भी कहते हैं। इसमें भी अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है तो इस तरीके का फीवर देखा जाता है, जो कि ऑल्टरनेट डे पे आ रहा है, तीसरे दिन आ रहा है, ठीक है। चतुर्थक क्या है, पहले दिन फीवर आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, और चौथे दिन आया, तो इसे क्या कहते हैं, चौथे दिन फीवर आता है, क्वार्टन फीवर इसे कहते हैं। तो ये मलेरिया की जो वैरायटी है प्लाज्मोडियम मलेरी, उसमें इस टाइप का देखने को मिलता है कि चौथे दिन फीवर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम धातुगत अगर ज्वर की बात करें, धातुगत ज्वर में कौन कौन से ज्वर होते हैं, रसगत, रक्तगत, मासगत, मेदगत, अस्थिमज्जा, शुक्रगत ज्वर, ठीक है ना। तो रसगत ज्वर में क्या क्या सिम्टम्स है, जैसे कहा जम्हाई बहुत आएगी, जृंभा है, दुर्बलता, वीकनेस रहेगी, बॉडी एक रहेगा। तो ये सारे फीवर हमें किस में देखने को मिलते हैं, ये सारे सिम्टम्स टाइफॉइड में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। वायरल में देखने को मिल सकते हैं, वायरल में चाहे वो डेंगू है या फिर चिकनगुनिया है, उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, या तो डेंगू या चिकनगुनिया, इसमें इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि यॉर्निंग हो रही है, वीकनेस हो रही है, दुर्बलता है, ठीक है, बॉडी एक हो रहा है। और अगर हम मांस मेद की बात करें तो मांस में क्या होता है, अंतर्दाह होती है, इंटरनल बर्निंग, डायरिया हो जाता है, GIT इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, पसीना आ रहा है बहुत, और हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब पेशेंट हाथ पैर पटक रहा है, गात्र विक्षेप हो गया है, ठीक। मेद में भी यही होता है कि अपनी दुर्गंधी को ही सहन नहीं कर पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये GIT इन्वॉल्व हो गया। तो ये टाइफॉइड की लेटर स्टेज में हम कह सकते हैं, टाइफॉइड अगर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो उससे ये कंडीशन हम कोरिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे रक्तगत है, रक्तगत में पीड़िका हो जाती है, ब्लिस्टर्स, ठीक है, तृष्णा रहती है, रक्त मिश्रित जो है हमारी जो थूक है वो उसमें खून मिला हुआ आता है, ठीक है। तो चिकन पॉक्स से हम कोरिलेट कर सकते हैं, ऐसा फीवर जिसमें पीड़िका हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, ठीक। और अगर जो है रक्त मिश्रित जो है आपका क्या आ रहा है, थूक आ रहा है, तो हो सकता है कि जो ये फीवर है ये अभी टीबी की कोई स्टेज हो, अर्ली स्टेज, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, रक्त पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं कि एपिस्टेक्सिस हो गया, ठीक है, एपिस्टेक्सिस में जो फीवर बना हुआ है तब आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि आज के हिसाब से आचार्यों ने उस टाइम जो कहा, आज के हिसाब से वो क्या क्या चीज़ें हैं। ज्वर को एक जगह इकट्ठा किया गया है, ठीक है, ज्वर जो है सिम्टम भी है, डिजीज भी है, ये हमें पता है। सारी कंडीशंस जिससे फीवर होता है आचार्यों ने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया है। इवन कार्सिनोमा, कैंसर, कैंसर में जो एडवांस स्टेज में फीवर होता है उसको आप जीर्ण ज्वर से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, अर्बुद से करते हैं हम, ठीक है, ग्रंथि से करते हैं, बट जीर्ण ज्वर की अगर चिकित्सा की जाए कैंसर में तो काफ़ी लाभदायक, कई स्टडीज़ ऐसी हैं, कई सेमिनार्स में ऐसा बताया जाता है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस जब डॉक्टर्स शेयर करते हैं कि वो पैरामीटर्स जीर्ण ज्वर के क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उन्होंने जो पैरामीटर्स बनाए, और इसकी चिकित्सा अर्बुद की चिकित्सा से ज़्यादा इफेक्टिव रही कार्सिनोमा में,
ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस के साथ भी देखते हैं। अस्थिगत ज्वर है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। आचार्यों ने कहा छर्दी, अतिसार, नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है, गात्र विक्षेप हो रहा है, मतलब हाथ पैर पटक रहा है, पेशेंट बहुत दर्द है उसे, पूजन है, ठीक है, यानी कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं आ रही है, वो बोल ही नहीं पा रहा बेचारा। तो ऐसा हमें किससे देखने को मिल सकता है? वायरल में अगेन डेंगू में। डेंगू अगर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो ये सारी फीचर्स उसमें देखने को मिल सकती हैं। मलेरिया में देखने को मिल सकता है ये सब, ठीक है। और इवन कोविड जो आया था, कोरोना, ठीक है, कोविड, उसमें भी अस्थिगत ज्वर के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। मज्जागत, मज्जागत में क्या है? हिक्का श्वास, तमदर्शन, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो गया है। ब्लैकआउट हो रहा है, यानी कि उसका जो है अब ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा। बाहर से टच करेंगे तो ठंडा है, बाहर से मज्जागत ज्वर में क्या है? बाहर से ठंडा है और अंदर से गर्म है, अंतर्दाह है। तो ये सारी कंडीशन किस में देखने को मिलती है? सेप्टिक शॉक में देखने को मिलती है, ठीक। सेप्टिक शॉक में जैसे मान लीजिए निमोनिया है, किसी को यूटीआई, मेनिंजाइटिस कुछ भी हुआ, लेकिन इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला गया, तो क्या होगा? ब्लड वेजल्स डैमेज हो जाएंगे, डैमेज होंगी तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, किडनी, लंग्स हो गया, चाहे हार्ट हो गया, कहीं पे भी ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं पहुंचेगी तो फेलियर की कंडीशन पहुंच जाएगी, पेशेंट शॉक पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन पर मज्जागत ज्वर से हम ये कंडीशन हम देख सकते हैं। शुक्रगत ज्वर में जैसे प्रोस्टाइटिस हो गया, यूटीआई अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया किसी भी वजह से, सीमेन का इजैकुलेशन हो रहा है, ठीक है, फीवर के साथ, तो इसमें क्या है? पेशेंट इतना ज़्यादा इमैशिएटेड है। शुक्र का मतलब समझ रहे हैं आप कि आखिरी धातु जो है, यानी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, आखिरी धातु तक बात पहुंच गई है। तो अब जो है पेशेंट की इसमें डेथ भी हो सकती है, मृत्यु का है, असाध्य का है शुक्रगत ज्वर को। फिर हम बात करते हैं चिकित्सा की, ठीक, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो ये जो चिकित्सा है, इसका मैंने आपके लिए बेसिक्स को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार किया है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। एक बार जो है फ्लो चार्ट को हम पूरा देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करके, ठीक है। तो इस तरीके का ये फ्लो चार्ट है, जिसमें फर्स्ट डे से लेकर जीर्ण ज्वर, साम ज्वर जो तरुण ज्वर है, उससे लेकर जीर्ण ज्वर की चिकित्सा इसमें बताई है। तो चलिए इसे स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं फर्स्ट डे जब तरुण ज्वर है, ठीक है, तरुण ज्वर यानी नव ज्वर जब है, साम कंडीशन में है, तो उसमें लंघन कराने को कहा है, क्योंकि हमें आम का पाचन कराना है, इसलिए क्या कहा? लंघन। और कब तक कराना है? जब तक प्राणों का क्षय ना हो, प्राण विरोधी ना कहा है, ठीक है, यानी कि प्राणों का विरोध ना हो, प्राण यानी हमारे बल का क्षय ना हो, तब तक लंघन कराना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई साम दोष है तो लंघन कराओ और पेशेंट दुर्बल हो गया है और उसको जो है बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रही और अभी भी हम उसे लंघन ही कराए जा रहे हैं। मतलब हमको इस तरीके से कराना है कि थोड़ा थोड़ा पेशेंट उसके पेट में कुछ जाता रहे, अग्नि मानदेय है वो अग्नि तीव्र हो और पेशेंट भूखा भी ना रहे और उससे अच्छे से जो है लंघन भी हो, दोष का पाचन भी हो, बल भी ना जाए। तो जब तक प्राणों का विरोध ना हो तब तक हमें लंघन कराना है। एक्सेप्टेड कुछ चीज़ें हैं जैसे क्षय, अनिल, भय, क्रोध, काम, शोक, श्रम, ये वाले जो फीवर हैं, जैसे इमैशिएशन, क्षय में मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी को टीबी में फीवर आ रहा है, ठीक है, या फिर शतशीर्ण हो गया है, चोट लग गई है, आरटीए हो गया है, उसमें फीवर आ रहा है, ठीक, ऐसे में आप लंघन नहीं करा सकते, ऑलरेडी वो क्षत है, उसका वात बढ़ा हुआ है और आप बढ़ा देंगे लंघन करा के, ठीक। अनिल वातक जो है उसमें नहीं करा सकते, भय क्रोध में नहीं करा सकते, काम में नहीं करा सकते। कभी कभी होता है अगर काम ना मिले, ठीक है, संभोग ना हो पाए तो फीवर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें नहीं करा सकते। शोक है उसमें नहीं करा सकते, एक्सर्शन से फीवर हुआ है उसमें नहीं लंघन करा सकते, उसमें क्या कराना है? शमन कराना है, ठीक। साथ में क्या देना है? तिक्त ये बाबू देनी है, तिक्त ये बाबू नहीं तो तर्पण देना है, ठीक। तिक्त ये बाबू 6 दिन तक दी जाती है, पहले दिन से 6 दिन तक। तो ये बाबू क्या है? ये बाबू उष्ण होती है, सर होती है, ये बाबू के गुण अगर हम पढ़ें, उष्ण है, सर है, द्रव है, ठीक है, अग्निदीपन करेगी बेसिकली। लेकिन पित्त में, कफ में नहीं देना। क्यों? पित्त का समझ में आता है, मध्य ज्वर में ज़्यादा अल्कोहल पीने से जो फीवर हुआ उसमें ये बाबू नहीं देना, ठीक है। रक्त पित्त में नहीं देना, मदात्य में नहीं देना, ठीक है, इन सारे फीवर में नहीं देना है, पित्तज में नहीं देना है, कफज में नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि ऑलरेडी उष्ण है, जितना वो अग्निदीपन नहीं करेगी उससे ज़्यादा तो बॉडी में अपनी उष्णता से शोषण कर देगी, ऑलरेडी पेशेंट शोषण में है, ठीक है, तो इसलिए पित्त में नहीं देना है। रक्त पित्त में ऑलरेडी उसकी धातुएं शोषित हैं और आप उसको और दे दो उष्ण चीज़, तो अग्निदीपन करे ना करे लेकिन उसकी बॉडी को और ज़्यादा वो
सुखा देगी, तो इसलिए नहीं देना। कफज में क्यों नहीं देना? अब कफज में इसलिए नहीं देना क्योंकि कफ जो होता है वो द्रव होता है, ये वायु भी क्या है, सर है और द्रव है। तो जब दोनों द्रव चीजें मिल गई तो आपस में इन्होंने कीचड़ बना दिया। ठीक है, इमेजिन कि कफ भी द्रव, ये वायु भी द्रव। अब वो गई थी अग्नि को दीपन करने पेट में, ठीक है, लेकिन वो उनके द्रव लिक्विड कंसिस्टेंसी की वजह से अब क्या हुआ, वो उन्होंने आच्छादन कर दिया, कवर कर दी अग्नि, और अग्नि बुझ गई। ठीक है, तो अग्नि जब बुझेगी तो जैसे हम पानी डालते हैं, आपके ऊपर भाप बन जाती है, ठीक है, एकदम बुझ के, तो उस तरीके का सिनेरियो हो गया है और क्लेद बन गया है वहां पर, इसलिए कफज में भी नहीं देनी है। इन कंडीशन में क्या देनी है, इस कंडीशन में तर्पण देना है, ठीक, ताकि बल मिले रोगी को, उसका शरीर शोषित ना हो और धातु उसकी मेंटेन रहे, उसकी अच्छे लेवल पे बनी रहे। ठीक, तो अब 6 दिन तक हमने ये वावो पिलाई, लंघन किया। 7वें दिन हमने जो है थोड़ा रेस्ट कराया पेशेंट को, ठीक, और लघु भोजन दिया। 8वें दिन से हमने कषाय दे दिया। कषाय जो है शमन और पाचन दो तरीके का, दोष अगर सही से पके हैं, 8वें दिन से ज्वर निराम हो गया है, मध्यम शुरू हो गया, ठीक है, दोष पक गए हैं। अगर थोड़े बहुत रहते हैं तो पाचन कषाय दे दो, पूरे ही दोष पक गए हैं, ऐसे लक्षण आ गए हैं, तो शमन कषाय दे दो, ठीक है। अब 7वें क्या है, लघु भोजन आफ्टर या वागुपान, ठीक है, लघु भोजन देना है। वात बढ़ा हुआ है तो मांसरस के साथ दे दो, कफ बढ़ा हुआ है तो यूष के साथ दे दो। कितने दिन, ये वागुपान के बाद देना है, 7 से 10 दिन, ठीक है, 10 दिन तक देना है। तो यहाँ पे ड्रग्स चल रही है, साथ में यहाँ खाना पीना भी चल रहा है, आहार भी चल रहा है, ठीक है। तो 8वें दिन निराम हो गया है तो कषाय शमन पाचन हम दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, कषाय पान से अगर शांत नहीं हुआ, ठीक, अब देखेंगे कि कफ तो नहीं बढ़ा हुआ, कफ बढ़ा है, आमाशय में दोष है, दोष उत्क्लिष्ट हैं, पक गए हैं, ऊपर आने को, बाहर निकलने को तैयार है, तो हम वमन करा देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो हम वमन नहीं कराएंगे। वमन की कंडीशन यही है कि कफ बढ़ा हुआ होना चाहिए, कफ बढ़ा है तो भी वमन कराएंगे, ठीक। अब कषाय पान के साथ क्या समस्या है, कषाय पान को 8वें दिन ही क्यों कराया, 8वें दिन इसलिए कराया क्योंकि निराम अवस्था है, दोष पक गए। कषाय पान जो है साम अवस्था में यानी 7 दिन तक निषेध है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्यों, क्योंकि अगर हमने कषाय दे दिया तो स्तंभन हो जाएगा दोषों का। दोष जो है वो पाचन करना है, हमें स्तंभन नहीं करना। दोष अपनी आम फॉर्म में ही, कच्ची फॉर्म में ही रुक जाएंगे, वहीं स्तंभित हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसको हम रोक नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। नॉर्मल फीवर भी विषम ज्वर में बदल सकता है, ठीक है, विषम ज्वर में बदल सकता है, इसलिए हम कषाय पान 7 दिन तक नहीं देते हैं, 8वें दिन से ही देते हैं, काल की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। कषाय का मतलब क्वाथ नहीं है, कषाय का मतलब कषाय रस है, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वाथ नहीं, कषाय रस की औषधियां हमें नहीं देनी है साम ज्वर में, ठीक। वमन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यहाँ पे वमन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसे भी निराम अवस्था में ही देना है। क्यों, क्योंकि आम दोष जब प्रेजेंट है तो आप जो है वमन नहीं दे सकते हो, या फिर कोई भी पंचकर्मा नहीं करा सकते हो। पंचकर्मा कराते टाइम हम पहले क्या करते हैं, विरेचन वमन कराने से पहले दीपन पाचन करते हैं, उसके बाद ही पंचकर्म प्लान करते हैं। क्यों, क्योंकि आम दोष अगर रहेंगे तो वो ठीक से उत्क्लेश ही नहीं होगा, स्रोतों से वो पिघल कर बाहर ही नहीं आ पाएंगे, वो स्रोतों में चिपके हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कच्चे फल को निचोड़ो, अगर आप कच्चे फल को निचोड़ो रस निकालने के लिए, पूरे फल का नाश हो जाता है। ऐसे ही अगर आपने वमन करा दिया आम कंडीशन में तो क्या हो जाएगा, प्राणों का नाश हो जाएगा। इसको कहा है आश्री निर्हरा, यानी प्राणों का नाश हो जाएगा, ठीक है। वमन अगर हमने यहाँ करा दिया तो यहाँ नहीं कराना है, विराम अवस्था में ही कराना है, वो भी जब कफ बढ़ा है तभी कराना है, आमाशय में दोष है तो, ठीक है। तो कषाय और वमन का निषेध कहाँ कहाँ है वो हमें समझ में आ गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं अब कफ निकाल दिया, ठीक है, लेकिन वात अभी भी ज्वर ठीक नहीं हुआ, वात पित्त बचे हुए हैं, तो वात पित्त बढ़े हुए हैं तो हम घृतपान कराएंगे, क्योंकि शरीर जो है ड्राई हो गया है, शोष हो रहा है और वात बढ़ रहा है, तो घी जो है पित्त का शमन करेगा, अग्नि दीपन करेगा, बॉडी मॉइलेशन भी करेगा। तो इसको यथामृतम कहा घी, ठीक है, यथामृतम, अमृत के समान लाभकारी है अगर जो है शांत नहीं हुआ है। और आफ्टर 10 डेज से रखने कहा है कि 10 दिन के बाद हम घृतपान करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 10 दिन के बाद यानी अब हमारी 12वें दिन से तो पुराण अवस्था शुरू हो रही है, पुराण अवस्था में जा रहा है जो है, ठीक नहीं हुआ तो। पर अगर कफ बढ़ा हुआ है तो हमें घृतपान नहीं करना, तो हमें क्या करना है, कषाय पान ही कंटिन्यू करना है, कषाय पान को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने कषाय पान किया
वमन करा दिया, कफ बढ़ा है तो अभी भी वमन के बाद भी कफ बढ़ा हुआ है तो हमें घृतपान नहीं देना, कषाय पान कंटिन्यू करना, यानी ड्रग देनी है, ठीक है, औषध देनी है। फिर अब कफ नहीं बढ़ा हुआ, वात पित्त बढ़े तो घृतपान देना है। तभी भी अगर सही नहीं हुआ तो दुग्धपान देना है, ठीक है। दुग्धपान के लिए क्या कहा है? प्रशमनम परम कहा है, ठीक है, प्रशमनम परम कहा है, यानी ज्वर का नाशक है ये। और दुग्ध की क्या क्वालिटी होती है? वो जीवनीय होता है, प्राण प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। तो वात पित्त अगर बढ़ा हुआ है, बॉडी में शोष है, इमैसिएशन है, और बॉडी जो है बिल्कुल क्षीण हो गई है, बल नहीं है, तो दुग्धपान कराने को कहा। घृतपान से ठीक हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो दुग्धपान कराओ। अभी भी ठीक नहीं हुआ, पुराण अवस्था चल रही है, तो बलवान रोगी है अगर, फिर रोगी का बल देखो, बलवान है तो विरेचन कराओ, दुर्बल है तो निरूह कराओ दूध के साथ, ठीक। अब क्या कहा? कफ को तो वमन से निकाल दिया, वात पित्त बढ़े हैं, अब जो है पित्त जो है अभी भी नहीं कम हो रहा है, दुग्धपान से भी शांति नहीं मिल रही है, घृतपान दुग्धपान से, तो विरेचन करा दो पित्त को निकालने के लिए, ठीक है। अगर रोगी दुर्बल है, क्षीण है, उसका बल क्षीण हो गया है, अग्नि में क्षीण है, तो विरेचन मत कराओ, तो निरोग करा दो दूध से, ताकि उसका वात और पित्त दोनों ही शांत हो जाए। अभी भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ, पुराण ज्वर अपनी लास्ट स्टेज में है, ठीक है, 20-21 दिन के पास पहुंच गया है, यानी कि वात इसका बढ़ गया है। वात क्यों बढ़ गया है? क्योंकि मार्ग अवरोध पहले से ही है, स्वेदवा स्रोतस का अग्नि जो है शाखाओं में है, जठराग्नि मानते हैं, और धातु क्षय भी हो रहा है, जैसे जैसे क्रॉनिसिटी बढ़ रही है तो वात बढ़ रहा है, ठीक। तो अब इन्होंने क्या कहा? अनुवासन दे दो। अनुवासन क्या करेगा? वात को कम करेगा, जो बॉडी में रुक्षता है, शोष है, उसको कम करेगा, जो मलबद्ध हो गया है, ठीक है, उसको बाहर निकालेगा, ठीक। लेकिन कंडीशन ये है इसमें कि वात बड़ा होना चाहिए, पित्त और कफ तो नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है। और पुराण ज्वर में जाहिर सी बात है, ज्वर पुराण है तो वात उसमें बड़ा हुआ रहता ही है, और शरीर इतना कमजोर रहता है कि ड्राई, अंदर से टूटा हुआ सा ड्राई रहता है, और कोष्ठ भी बद्ध रहता है, तो अनुवासन करने को कह दिया। अभी भी अगर ज्वर ठीक नहीं हुआ है तो क्या कहा? तो कह रहे हैं जीर्ण ज्वर में पहुंच गया है, यानी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और ज्यादा, तो मूर्ध विरेचन करो। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो नाश हो रहा है उनका, ठीक है। इमेजिन किसी पेशेंट को हिपैटोमेगैली हो गई है फीवर में, ठीक है, मेनिंजाइटिस चल रहा है, या स्प्लीनोमेगैली चल रही है, या फिर उसको यूटीआई कॉम्प्लिकेट हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई सी भी कंडीशन अगर पैदा हो गई है, मान लीजिए टाइफॉइड ही अपने एंड स्टेज पे जा रहा है, या फिर डेंगू ही अपने एडवांस स्टेज पे जा रहा है, HIV हो रखा है, टीबी अपने एडवांस स्टेज में है, तो वो पेशेंट इमेजिन करो कि उसका मन करेगा कि वो कुछ अच्छा खा ले, या कुछ अच्छा देख ले, या फिर कुछ अच्छा सुन ले, ना उसको लाइट पसंद आएगी, ना उसको आवाज़ पसंद आएगी, उसको ये होगा कि बस मैं पड़ा रहूँ और कोई मुझसे बोले भी ना उसमें बोलने की ताकत रहेगी, ठीक है। तो इंद्रियों का जो नाश हो रहा है उसके लिए कहा मूर्ध विरेचन करा दो, ताकि इंद्रियों को बल मिले, नस्य करा दो, ठीक है। बॉडी मैशिएटेड है तो आप ब्रूमण करा दो, किसमें? जीर्ण ज्वर में, ठीक है, ब्रूमण चिकित्सा कराओ, टिश्यूज जो धातुएं हैं उनको, उनका बल बढ़ाओ, और कहा कि साथ में दूध पिलाओ, दूध जीवनीय है, प्राणों को रक्षा करता है, इसे दूध पिलाने को कहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इस चिकित्सा को एक बार इस तरीके से देख लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे, ठीक। तो क्या कहा? लंघन, अगर क्षय क्रोध काम वाले ज्वर हैं तो शमन, नो लंघन, साथ में यवागु पिलानी है 6 दिन तक, यवागु जहाँ नहीं दे सकते वहाँ तर्पण देना है, रक्त पित्त मध्य ज्वर पित्तज कफज कंडीशन में नहीं देनी है यवागु, तब तर्पण देना है। 7 दिन तक जो हमने वेट किया, ठीक है, फिर 8वें दिन से निराम हो गया ज्वर, तो फिर कषाय हमने पिलाया, यवागु 6 दिन पिलाई, उसके बाद हमने लघु भोजन दिया 7 से 10 दिन, ठीक है, मास्टर्स के साथ दिया वात में, यूष के साथ दिया कफ में। फिर आमाशय में दोष देखा, कफ बढ़ा हुआ है, आमाशय में है तो वमन करा दिया, ठीक है। वमन कराने के बाद अगर वात पित्त बढ़े हैं तो घृतपान करा दिया, ठीक। कफ बढ़ा है तो घृतपान नहीं कराना, तो कषाय पान ही कराना है। वमन और कषाय जो है ये हम साम ज्वर में नहीं दे सकते हैं। आफ्टर 10 डेज चरक में घृतपान का, सुश्रुत 12वें दिन कह रहे हैं। अभी पुराण ज्वर चल रहा है, अभी भी ठीक नहीं हुआ, दुग्धपान करा दिया, लेकिन कंडीशन है वात पित्त बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बलवान रोगी है, विरेचन करा दिया, दुर्बल रोगी है, निरूह करा दिया दूध के साथ, अभी भी ठीक नहीं हुआ, पुराण जो एंड स्टेज में है, वात बढ़ रहा है, तो अनुवासन करा दिया, ठीक है। अनुवासन से भी ठीक नहीं हुआ, जीर्ण ज्वर में घुस गई है कंडीशन, तो फिर मूर्ध विरेचन करा दिया, नस्य करा दिया, ठीक है, ताकि इंद्रियों को बल मिले, ब्रूमण चिकित्सा करा दी, क्योंकि सारी टिश्यूज जो है वो इमैशिएटेड है, एकदम शोष हो गया है, जर जर हो गया है शरीर एकदम, ठीक है, दुग्ध पिला देना है, ठीक। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक फ्लो चार्ट है चिकित्सा का। अब इसके बाद हम देखेंगे
सन्निपातक ज्वर के लिए क्या कहा आचार्य ने, कह रही है कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करो। सुश्रुत ने कहा पहले पित्त को ट्रीट करो। अब इनके लॉजिक क्या हो सकते हैं, कफ से जो है अग्नि पर आच्छादन होगा, कफ द्रवीभूत अगर है, द्रवीभूत उसकी प्रॉपर्टी है, द्रव है, तो वो क्या करेगा, अग्नि को और मंद कर देगा। इसने कहा पहले कफ को ही हटाओ। ठीक, सुश्रुत कह रहे हैं पहले पित्त को हटाओ सन्निपातक ज्वर में। क्यों? क्योंकि संताप है ज्वर में मेन फीचर, उसका आत्मलक्षण। तो संताप से प्रॉब्लम हो रही है तो पहले संताप को ठीक करो, अग्नि बढ़ाओ। ठीक है, तो सबके अपने अपने मत है। विषम ज्वर में क्या कहा, साधारण कर्म करो, यानी कि सिदोषावक चिकित्सा करो। युक्ति विपाश्रय दैव विपाश्रय दोनों करो। दैव विपाश्रय में हम जो ठंडी ठंडी मालाएं अंगूठियां पहनने को बोला है, ठीक है, ठंडी ठंडी चीजों का स्पर्श, ताकि जो दाह है, संताप है, वो कम हो। साधारण कर्म कहा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है विषम ज्वर में कौन सा कर्म है साधारण कर्म है। नस्य कह दिया, इंद्रियां दुर्बल हो रही हैं। अंजन कह दिया, धूप कह दिया, ताकि हमारा ऊर्ध्व जत्रु में जो इंद्रियां हमारी सिचुएटेड है वो ठीक रहे। अब धातुगत, इसके बाद धातुगत बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद संतत सतत अन्य शुष्क तृतीय चतुर्थक जो विषम ज्वर है, इसमें ड्रग क्या यूज करेंगे उसके लिए कहा कि कलिंग आदि कषाय रिस्पेक्टिवली। संतत के लिए कलिंग आदि कषाय, सतत के लिए पटोल आदि, अन्य शुष्क के लिए निम्बादि क्वाथ, तृतीय के लिए किरातिक आदि क्वाथ, चतुर्थक के लिए गुड़चादि क्वाथ। इसका जो निमोनिक है कपनी की गु, ठीक है, कपनी की गु। और दूसरा निमोनिक है इंद्र पटोलिनी की गुड़ुची। इंद्र या बोलते कुटच को कलिंग का पर्याय है, ठीक है, तो कलिंग आदि हो गया इंद्र, पटोलिनी पटोल निम्बादि की, किरातिक आदि, गुड़ुची गुड़ुचादि। तो इनमें से जो भी आपको निमोनिक सही लगे या फिर जो भी आपका खुद का हो, उससे आप इसे याद कर सकते हैं। देन इसके बाद धातुगत ज्वर की अगर हम बात करते हैं तो रसगत में क्या कहा, वमन उपवास कह दिया। रक्तगत में क्या कहा, सेक प्रदेश संशमन कह दिया। इस बात को ध्यान रखेंगे कि संशमन है, रक्त मोक्षण नहीं है, ठीक है, रक्तगत में रक्त मोक्षण नहीं है। इमेजिन कि किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है, आप उसको रक्त मोक्षण करा दो, ठीक है, तो उसका बल ऑलरेडी कम है रक्त मोक्षण से और उसके प्राण सूख जाएंगे, तो रक्त मोक्षण नहीं, ठीक है। इमेजिन किसी को रक्तपित्त एपिस्टेक्सिस के साथ फीवर है, या फिर किसी को टीबी में हेमोप्टिसिस हो रखा है और ब्लड आ रहा है उसको, अब रक्तपित्त में या टीबी में उसको रक्त मोक्षण करा दो तो उसका बल बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगा। तो संशमन है, यहाँ पे रक्त मोक्षण नहीं है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। रसगत है, ठीक, रस धातु सबसे पहली, उसमें कफ दोष ज्यादा रहता है, तो इसलिए वमन कह दिया, लंघन कह दिया, ठीक है। मांस में गत है तो विरेचन कह दिया, और डीप सिचुएटेड है तो विरेचन कह दिया, उपवास कह दिया। विरेचन में वमन विरेचन दोनों का ही लोप है, यानी कि शोधन करने को कह दिया है मांसमेद में, लेकिन वर्ड क्या है, विरेचन, ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे। अस्थि मज्जा वात का स्थान होता है, वात जहाँ बड़ा है वहां पे बस्ती देते हैं, बस्ती बेस्ट चिकित्सा है, तो निर्हुआनुवासन कह दिया, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। संशमन है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे, रक्तभक्षण। तो ये जो है आपके लिए बेसिक्स मैंने तैयार किया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, हम डिटेल में हमने चिकित्सा आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं नहीं चाहती कि आप चीज़ों को कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का हम लॉजिक लेके आ सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी मिलते हैं जिसका भी या तो रिसर्च नहीं हुआ है, थैंक यू वेरी, या फिर एविडेंस नहीं है, या फिर अभी कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, ज़्यादा हमने उसको जानने की कोशिश नहीं करी है। जैसे कि इमरजेंसी इन आयुर्वेदा, हमें नहीं पता कि जो भी प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं वो किस तरीके से काम करेंगे जब तक उन पर रिसर्च नहीं होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जो लिखा है वो हमें मानना है। बट मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो कंसेप्चुअल है, मैं चाहती हूँ आप समझे, और मेरे बस में जितना होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा ये आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि आप जो है एंट्रेंस क्लियर करें, हाँ ठीक है, एंट्रेंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को हायर एजुकेशन चाहिए। लेकिन अगर आप अपना BAMS के बाद भी अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज जो है कैसे होगी, पहला तो आपको थियोरी अच्छे से आनी चाहिए, दूसरा प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल तो आप जब फील्ड में उतरेंगे तब करेंगे, तब आप रोज़ नई नई चीज़ें सीखेंगे। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ तो बिना कुछ सीखे जाएँ, थियोरी आपकी क्लियर हो, यही मेरा फोकस है। ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, अगर आपको जो है एंट्रेंस क्लियर करना है, नहीं भी करना, अपनी प्रैक्टिस भी करनी है, तो भी फॉर नॉलेज आप ध्यान से पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। तो सल्यूशन जो है कुछ नहीं है पढ़ाई के अलावा। तो पढ़ाई करना बहुत आसान होता है, जब आप पढ़ाई के स्पेस से आगे निकल जाएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ईजी थी। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, मजा के पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।